सास बहू का धनतेरस। माँ जी, धनतेरस का दिन आ रहा है। हमें उसके आने से पहले कई सारे दिए बनाकर रखने होंगे। हम दोनों दिए बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। अरे रूपा, तू बिल्कुल सही कहती है। धनतेरस से पहले लोग बहुत सारे दिए खरीदते हैं, लेकिन हम इतने सारे दिए बनाएंगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों मिलकर दिए बना लेंगे। दोनों सास बहू दिन रात मेहनत करके कई सारे दिए बनाती हैं, जिसके बाद वो दोनों बाजार में जाकर धनतेरस से पहले ही उन दियों को बेचने लगती हैं। दिए ले लो, दिए रंग बिरंगे दिए। आओ आओ भाई साहब, हमारे पास आकर हमारे हाथों के बने दिए खरीदो। ऐसे दिए आपने कहीं नहीं देखे होंगे, इतने सुंदर और इतने अच्छे डिजाइन वाले। चलते फिरते कुछ लोग रूपा और ललिता के पास आते हैं और उनके दिए खरीदते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन भर में उनके कुल मिलाकर कुछ ही दिए बिक पाते हैं। अरे माँ जी, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद लोगों ने हमारे दिए क्यों नहीं खरीदे? अरे बहू, तू इतनी जल्दी हार क्यों मानती है? देख, अभी तो हमने अपना काम शुरू ही किया है और अभी धनतेरस आने में भी थोड़ा सा समय है। तू चिंता मत कर, हमारे दिए बिक जाएंगे। वो दोनों सास बहू घर लौटने के बाद अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं और उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं, जिसके बाद वो दोनों रात के समय दिए बनाना शुरू कर देती हैं। रात भर मेहनत करने के बाद वो दिए बनाते बनाते वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों सास बहू बने हुए दिए उठाकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो दोनों बाजार में पहुंचती हैं, उनकी ही तरह बाजार में और भी एक आदमी दिए बेचना शुरू कर देता है। अरे दिए ले लो, दिए रंग बिरंगे दिए। अरे ये क्या माँ जी, जरा देखो, उन्हें उनके दिए तो सभी लोग खरीद रहे हैं। आखिर उन्होंने अपने दिए में ऐसा क्या किया है? अरे बहू, मैं एक काम करती हूँ, मैं घूमती हुई उधर की तरफ जाती हूँ और उस आदमी के दिए देखती हूँ। ऐसा कहकर ललिता घूमती हुई उस आदमी की दुकान के पास जाती है, जिसके बाद वो उसके रखे हुए दियों को देखने लगती है। अरे ये क्या, इसके दिए तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। वैसे इसने अपने दियों पर अच्छा रंग लगाया है और चमकीली भी लगाई है। हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा, तभी जाकर हमारा भी काम सही से चल पाएगा। ललिता ये बात आकर अपनी बहू रूपा को बताती है। अरे बहू, उन्होंने तो अपने दियों को बहुत अच्छे से सजाया है। मैं तो कहती हूँ कि हमें भी अच्छे रंग लगाकर इन्हें और चमकीला और सुंदर बनाना चाहिए, ताकि लोग इन्हें देखते ही खरीद लें। लेकिन माँ जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इतना सारा सामान लाकर इन दियों को सजाएं? देख बहू, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तू तो जानती ही है, रमेश की तबीयत कितनी खराब है। अगर हमने दिए बेचकर काम नहीं किया तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आए तो हम रमेश की दवाई कैसे लेकर आएंगे? रमेश रूपा का पति होता है, जो कई समय से बीमार पड़ा होता है। वो उसके इलाज के चलते अपने घर की कई सारी चीजें तो ऐसे ही लोगों को बेच देते हैं, लेकिन रमेश ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर भी दोनों सास बहू रमेश को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, जिसके चलते रूपा अपने गले का सोने का मंगलसूत्र भी बेच देती है। जब मेरा पति ही ठीक नहीं है और अगर वही इस दुनिया में नहीं रह पाया, तो इस मंगलसूत्र को मैं गले में टांग कर क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं इसे बेच दूं और उन पैसों को मैं अपने काम में लगाऊं। ऐसा सोचकर रूपा अपने सोने का मंगलसूत्र बेच देती है, जिसके बाद वो पैसों से दिए का सामान ले आती है और देखते ही देखते उनके सजे हुए दिए कुछ लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। अब उनकी आमदनी थोड़ी अच्छी खासी आने लगती है। ये सब उस आदमी को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? मेरे होते हुए ये सास बहू मुझसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकती हैं? मुझे ये सब होने से रोकना होगा। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि इनके दिए बिक ही न पाए। वो आदमी मौका देखते ही उनके सजे हुए दियों को काले रंग से रंग देता है, जिससे उनके दिए बहुत ही बुरे और भद्दे दिखने लगते हैं। जैसे ही रूपा और ललिता दियों को देखती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से इन दियों को सजाया था ताकि मैं इन्हें बेच सकूं, और फिर धनतेरस का त्योहार भी कल ही है। कल हमारी अच्छी खासी आमदनी हो जाती, लेकिन सारी मेहनत पर पानी गिर गया। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हमें जिंदगी में परीक्षण भी देनी पड़ती है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें इस परीक्षा को पास करना ही होगा। रूपा और ललिता दोनों मिलकर फिर से दियों के ऊपर रंग लगाना शुरू करते हैं।
देखते ही देखते वो उन सभी काले दियों को सुंदर और प्यारा बना लेती हैं। जिसके बाद जैसे ही धनतेरस का दिन आता है तो गांव के सभी लोग रूपा और ललिता के सजाए हुए दिए खरीदना शुरू करते हैं। देखते ही देखते उनके दिए बिकने लगते हैं, लेकिन ये सब उस आदमी से फिर से बर्दाश्त नहीं होता और वो इस बार उनकी दुकान के पास बहुत सारे बम चुपके से जलाकर छोड़ देता है, जिसके चलते उनके सभी दिए गिरकर टूट फूट जाते हैं और उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमने कितनी मेहनत की थी इसको बनाने में। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के बाद वो आदमी अपने मन ही मन खुश होने लगता है। क्या बात है, आखिरकार मैंने इन्हें हरा ही दिया। धनतेरस वाले दिन वो दोनों मायूस होकर वापस घर लौट आती हैं। जैसे ही वो अपने घर के मंदिर के अंदर लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं, उन दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती हैं। हे माता रानी, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? आखिर हमें किस जन्म का बदला मिल रहा है? लक्ष्मी माता, आप तो धन की देवी हो, आप तो कई दुखी लोगों की मदद करती हो, तो फिर हमारी मदद आप क्यों नहीं करती हो? रूपा के इतना कहते ही लक्ष्मी माता की मूर्ति के अंदर से लक्ष्मी माता बाहर निकल कर आती हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से कहती हैं, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी माता ऐसा कहकर अपनी शक्तियों के द्वारा उनके घर में सोने के सिक्के ही सिक्के प्रकट कर देती हैं, जिसके बाद उनके घर में चारों तरफ सोने के सिक्के दिखाई दे रहे होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर रूपा और ललिता लक्ष्मी माता से कहती हैं, लक्ष्मी माता, आपने तो हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया, हम आपके आभारी हैं। लक्ष्मी माता, हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश और है। मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, जिसकी वजह से हम अमीर होकर गरीब हो गए। हमारा सारा पैसा उसके इलाज में लग गया, लेकिन मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ। माता रानी, अगर आप मेरे बेटे पर अपनी थोड़ी कृपा बरसा दो तो हमारी सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ और तुम्हारे सामने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ तुम्हें नजर आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद धनतेरस वाले दिन ही ललिता का बेटा अपने आप खड़ा हो जाता है और उसका ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है, जिसके चलते ललिता और रूपा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं होता। अब रमेश पहले की तरह नौकरी करना शुरू कर देता है, जिसके चलते उनके घर की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और अब रूपा और ललिता को दोबारा से दिए बेचकर घर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सास बहू को 1000 मैगी पकाने की चुनौती। मानिकपुर गांव में मंगला और मीनल नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। दोनों सास बहू के बीच भरपूर मात्रा में भरत मिलाप था। वो सास बहू मैगी खाने की बेहद शौकीन थी, मगर उनकी इस बुरी लत से उनके पति गंगाधर और गिरीश बेहद हताश हो चुके थे, क्योंकि बेचारी पतियों को हर एक दिन सास बहू की पसंदीदा मैगी की मार जो झेलनी पड़ती थी। देर सांझ दोनों बाप बेटे थके मांदे घर आते हैं। अरे गिरीश की माँ, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ला दो। ये लीजिए पानी। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा तो एकदम मीना कुमारी के जैसे चमक दमक रहा है। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ, अपने हाथों से खाना खजाना पकाया है आज मैंने और बहू ने। बहुत ही अलग अंदाज का खाना बनाया है। तुम दोनों बाप बेटे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर गंगाधर फूले नहीं समाता और बुदबुदाता हुआ कहता है, अरे लगता है आज दोनों सास बहू ने बढ़िया पकवान बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। दोनों बाप बेटे हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गंगाधर बोलता है, अरे भगवान, और कितनी देर बाद जोहनी पड़ेगी हम बाप बेटे को। अरे तनिक जल्दी करो, भूख के मारे पेट में चूहों की सेना कुश्ती और कबड्डी खेल रही है। एकाएक दोनों सास बहू खाने का ढका हुआ बर्तन लाकर मेज पर सजाती हैं। भूख से बिलबिलाते हुए दोनों बाप बेटे जैसे ही बर्तनों के ढक्कन हटाते हैं, सास बहू का बनाया खाना देखकर बेचारे पतियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मैगी देखकर उनकी खुशी मानो शोक की लहर में बदल जाती है कि मीनल कहती है,
पेश है मैगी मंचूरियन, मसाला मैगी, मक्खन मैगी, पनीर मैगी, पे 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 पे। अरे बहू, बंद करिए पे 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 की पुंगी बजाना। रोजाना की तरह आज भी तुम दोनों सास बहू ने खाने के नाम पर फिर मैगी की बलि चढ़ा दी है। अरे अगर हम इतनी मैगी खाते रहेंगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम बाप बेटे के लिए यमराज का बुलावा आ जाएगा। अरे एकदम सही बात बोली बेटा तूने। जाने इन दोनों सास बहू को इस मैगी में ऐसा भी कौन सा मेवा मिष्ठान का स्वाद आता है जो मैगी के लिए मचलती रहती हैं। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू डायलॉग बाजी करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अब हम सास बहू अपनी मनपसंद मैगी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे 2 मिनट की मैगी की कीमत आप क्या जानो गिरीश बाबू। हम सास बहू की जुबान की स्वाद है ये मैगी। अरे बंद करो तुम दोनों सास बहू ये बोलबाला। जिन हाथों से ये मैगी मसाला मैगी मंचूरियन रज रज के बनाया है, कभी इन हाथों से खाने लायक खाना भी बना लिया करो। अरे दुनिया में दाल चावल की हड़ताल नहीं पड़ी है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दाल भात चोखा के आगे तुम्हें कुछ भाता ही नहीं है। एकाएक मैगी के पीछे सास बहू और बाप बेटे के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। मानो हिरोशिमा और नागासाकी आमने सामने आ खड़े हों। थक हार कर बेचारे बाप बेटे देर रात घर से निकलकर कहते हैं, अरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी मैगी के पीछे ससुरी सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है। मती मारी गई है इनकी। आज फिर हम बाप बेटे को खकनू के ढाबे पर खाना खाना पड़ेगा। भूख से बिलबिलाते बेचारे बाप बेटी खकनू की दुकान पर जाते हैं, जहां वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है चच्चा, फिर मैगी के मार झेले के मिली क्या? अरे बड़े भैया तुम भी बता दो। अरे खकनू क्या बताएं, मैगी की दीवानी सास बहू ने तो नाक में दम कर दिया है। घर में बीवी के रहते भी बेहतर खाना नसीब नहीं होता। अरे भैया आखिरकार कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहोगे? ऐसन कुछ करो कि आपकी मेहरियां मैगी खाइल छोड़ दें। अरे खकनू, इन सास बहू की मैगी ने हमारा माथा खाली कर दिया है। तेरे पास कोई तरकीब है तो बता। देखो चच्चा, जौने लेक से लोहा ही लोहा को काटत है, ई सास बहू की मैगी इन्हें मात दे सकत है। आप ई दोनों सास बहू के सामने 1000 पैकेट मैगी पकावे की चुनौती दो और हार जाए पर मुआवजे के तौर पर हमेशा के लिए इनके मैगी खाने पे पाबंदी लगा दो। दोनों बाप बेटे को खकनू की दी हुई सुनहरी सोच जंच जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो इस शर्त को सास बहू के सामने रखते हैं। माँ और मीनल, आज हमारे घर में दावत है जिसमें पूरा गांव देहात शामिल होगा। दावत में आप दोनों को महज मैगी पकानी है। बस ये तो हम सास बहू के बाएं हाथ का खेल है। अरे बौराई खुरा के जैसे बकर बकर न करो, पहले पूरी बात सुन लो। इस दावत में तुम दोनों सास बहू को 2 घंटे के भीतर पूरे 1000 पैकेट मैगी पकाना है, जिसके लिए तुम्हें चूल्हे मसाला और परात का पुख्ता प्रबंध मिलेगा। अगर तुम दोनों सास बहू निर्धारित समय में 1000 पैकेट मैगी पकाकर पूरे गांव देहात को परोसने में सफल हो गईं, तो फिर पूरी जिंदगी हम बाप बेटे बिना आनाकानी के तुम्हें मैगी खाने देंगे। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और जोश में आकर सास बहू शर्त स्वीकार कर लेती हैं, जिसके बाद दोनों के पति उन्हें गंगाधर और गिरीश गिन चुनकर पूरे 1000 मैगी के पैकेट्स लाकर देते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू बुदबुदाते हुए कहती हैं, बहू अब फुहर बने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध ले। अगर हम सास बहू ने दिए समय विधि में 1000 मैगी के पैकेट पकाने में हम सफल हो गए, तो मैगी खाने के खातिर हमें अपने पतियों की किलकिल नहीं सुननी पड़ेगी। अरे माँ जी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी के लिए हम सास बहू को 2 घंटे मिले हैं। ये 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती तो हम सास बहू चुटकियों में जीत जाएंगे। विश्वास हमारे जीवन की डूबती नैया को पार लगाती है, मगर जरूरत से ज्यादा विश्वास हमें ले डूबती है। कुछ ऐसा सास बहू के साथ होने को था। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर मैगी का मसाला तैयार करती हैं,
जहां बहू प्याज काटते हुए आंसू बहा रही थी, वहीं सास मिर्च मसाला तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैगी का मसाला तैयार करने और प्याज की कटाई में ही पौना घंटा बीत गया। चल चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं। दोनों सास बहू चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर समय की घंटी के कारण अधपके मसले में पूरे 1000 पैकेट की मैगी को उड़ेल देती है। बावजूद इसके बीच ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके पति कहते हैं, अरे आप दोनों सास बहू दिए 2 घंटों में 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती पार करने में असफल हो चुकी हो। चुनौती में हार जाने के कारण दोनों सास बहू एक दूसरे पर दोष लगाने लगती हैं। अरे धीमी चाल के चलते हम चुनौती हार गए। मैगी बनाना था हमें, मगर तू तो बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी, मुझसे पूछकर आपने इस 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। अब इस हार के चलते मेरा मन मैगी खाने को तड़पेगा। अब तुम दोनों सास बहू एक दूजे के संग कुत्ते बिल्ली की तरह खींच पीट मत करो। हम सिर्फ तुम सास बहू को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि अपने पसंदीदा खाने से दूर होकर मन किया छचनता है। आखिर आज आखिरी दफा जी भरकर जितनी जुगाली करनी है कर लो, क्योंकि कल से केवल दाल चावल बनेगा। आखिरकार दोनों सास बहू मैगी पकाने की चुनौती की हार के साथ उन्हें बनाकर सभी को परोसकर खुद खाते हुए कहती हैं, माँ जी, जल्दी जल्दी खा लीजिए मैगी, क्योंकि ये गांव देहात के साथ हम सास बहू की आखिरी मैगी की दावत है। कल से हमको भी दाल भात से ही अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। इस तरह 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती में हारकर सास बहू को मुंह की खानी पड़ती है, जिसके अगले दिन मैगी की शौकीन सास बहू बेमन से दाल चावल खाती हैं। मगर समय के साथ उनको घरेलू खाने का स्वाद समझ आ चुका था। सच है साथियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ चुनौतियां इंसान को बेहतर बना जाती हैं, तो कभी कभी वही चुनौतियां हमें जीवन से जुड़ा सुनहरा सबक सिखा जाती हैं। 5 बहुओं का एक पति। ब्रिजेश बाजार से खरीदारी करके देर सांझ घर की दहलीज से भीतर दस्तक देता है। शर्मिला, रमीला, करिश्मा, करीना, सोनम, अरे कहाँ हो? देखो बाबूजी अपनी बेटियों के लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर 5 बहनें एक ही भांति का पहरावा पहने बाहर आती हैं। पिताजी, आपने हमें पुकारा? हाँ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। खोल कर देखो। 5 बहनें खुश मन से अपने बॉक्स खोल कर देखती हैं कि सभी एक साथ बुरा बेबाक मुंह बना लेती हैं। ये देख ब्रिजेश बोलता है, क्या हुआ, तुम 5 को तोहफा पसंद नहीं आया क्या? बाबूजी, आप जानते हैं ना, ये नारंगी रंग हम बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रंग हम 5 पर एकदम बेहुदा बकवास लगता है। इससे बेहतर तो आप हम बहनों को पैसे दे देते, हम बहनें बतौर खुद खरीदारी कराते। मेरी खरीदारी में खामियां तो निकाल दी, अब जरा बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ब्रिजेश के पूछने पर 5 बहनें एक ही शब्द स्वर से बोलती हैं, सिंपल सा सुनहरा सूट। जानता था मैं कि ऐसा ही जवाब होगा तुम 5 का। जब देखो 5 की 5 एक सी पसंद के पीछे समान सुरताल पकड़े रहती हैं। बाबूजी, अब हम बहनों की पसंद एक दूसरे से हुबहू मिलती है, तो हम क्या करें? वैसे भी बाबूजी, ये बैल बूट वाली सूट हम 5 में से किसी को पसंद नहीं। अपनी बेटियों का एक समान स्वर शब्द सुनकर ब्रिजेश बोलता है, अरे देख रही हो अनुराधा, इन 5 बहनों की पसंद परवान चढ़ती जा रही है। अजी मेरा जिया तो इन 5 की एक भांति की पसंद से पहले ही भरपूर भयातुर है। कहीं कल शर्मीली के रिश्ते वाले के सामने ये बहनें बतौर ब्याह के लिए एक ही पति की पहल न कर बैठे। ये कहानी है ब्रह्मपुरा गांव में रहने वाली अनुराधा और ब्रिजेश की बेटियों की, जिनकी पसंद नापसंद पूरे तौर से एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों दंपत्ति इस बात से बड़े परेशान रहते थे। रात के पहर का पड़ाव पार होने के साथ अगला दिन दस्तक देता है, जहां कुंती अपने बेटे प्रीतम के साथ ब्रिजेश के घर आती है। बैठिए बहन जी, ये मेरी 5 बेटियां रमीला, शर्मिला, करीना, करिश्मा और सोनम। भाई साहब, अगर आपके 5 पांडवी का पुख्ता परिचय हो गया हो तो ये भी बयान कर दीजिए कि ब्याह किस बेटी का करना है।
बहन जी, ब्याह तो सबसे पहले शर्मिला का होगा कि आखिरकार वो पांचों में सबसे बड़ी जो है। ये सुनकर ब्रजेश की बिटिया उस पर बिगड़ते हुए बोलती है, बाबूजी, शर्मिला की शादी की बात भूल जाइए, क्योंकि प्रीतम मुझे पसंद है। आहा, आई बड़ी प्यार अचानक। मुझे प्रीतम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। प्रीतम की दुल्हनिया तो करीना ही बनेगी। बिल्कुल नहीं, प्रीतम से ब्याह तो करिश्मा करेगी। तुम चारों सिर्फ शादी की ख्याली लड्डू पकाओ और खाओ, क्योंकि प्रीतम से शादी तो सोनम की होगी। बंद करो ये बकैतियाँ, वरना तुम चारों बहनों के ब्याह और बारात के सपने को जनाजे में बदलकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। फिर घूमती रहना चिरमखी चुड़ैल बनकर। हम चारों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। या तो प्रीतम से हम 5 बहनों का ब्याह होगा या फिर किसी का नहीं। अरे मेरी बेबाक बेटियों, ये सतयुग नहीं जब द्रौपदी ने खुद को 5 पतियों के बीच बंटवारा किया था। वो हम नहीं जानते। प्रीतम ही हम 5 के पति बनेंगे, बस। मुझे मंजूर है, मैं तुम 5 से शादी करूंगा। अरे प्रीतम पगला हो गया है क्या? आज के दौर में 5 पत्नियां। माँ, आप ही तो कहती है ना कि कभी किसी औरत जात का दिल मत दुखाना। अब ये 5 आपकी बहू बनेंगी। फिर क्या था, अग्नि के साथ फेरों के साथ बेचारा प्रीतम प्यारा बन जाता है, 5 पत्नियों का पति, या फिर यूं कहें कि 5 बीवियों के बलि का बकरा। मेरी प्यारी 5 बहुओं, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर इस घर की आबादी बढ़ाओ। मेरा मतलब ससुराल में समाओ। 5 बहुएं एक साथ कलश को जोरदार पांव लगाती हैं, जिसे देख कुंती बिगड़ते हुए कहती है, वाह, क्या सिक्सर मारा है। शुक्रिया सासू माँ। वो क्या है नमा जी, हम 5 बहनों में क्रिकेट और हॉकी खेलने का बड़ा शौक शुमार है। अरे बस करो अपनी पसंद का बखान। 5 बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी बनी डोलती हैं। इससे पहले कि मेरे गुस्से का गुबार फूटे, अपने कमरे की ओर रुखसत हो जाओ। सास के स्वर सुनकर 5 बहुएं प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे कम बख्तो, अब तुम 5 यूं मेरे बेटे पर धावा क्यों बोल रही हो? सासू माँ, ये तो हम बहुओं का अधिकार है। बतौर ब्याह कर प्रीतम हम 5 के पति बने हैं। 5 प्रीतम को कमरे में ले आकर कहती हैं, ये लो पतिदेव, मैंने आपके लिए केसर का दूध बनाया है। अरे ओ चटकचोरनी, तूने भी केसर का दूध बनाया है? मैंने भी अपने पतिदेव के लिए यही बनाया है। अरे आज हमारी ये पसंद मिलना तो 100% लाजमी है। चलो पतिदेव, एक एक करके 5 का गिलास खत्म कर दो। प्रीतम 5 के हठीलेपन के कारण दूध खत्म करके बोलता है, अरे मेरी मंद बुद्धि बीवियों की बला से दूध पीकर मेरा पेट फटने को हो रहा है। तू तो गया प्रीतम प्यारे। बेचारा बीवियों का मारा प्रीतम पूरी रात घर में घूमता है। सुबह, अरे प्रीतम, तू इतनी भोर को भूत की तरह घर में क्यों भटक रहा है? पूछो मत माँ, कल रात 5 पत्नियों ने परेशान कर दिया। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये 5 बहुएं हमारे लिए बवासीर न बन जाए। एकाएक सामने से आती 5 बहुओं को देख कुंती बात बदलते हुए कहती है, आओ पधारो मेरी 5 बहुरानियों। आज तुम 5 को चूल्हा पूजन में कुछ मीठा पकाना है, तो शुरू हो जाओ। कुछ देर बाद 5 बहू अपने बनाए खाने के साथ बाहर आती हैं, जिसे देख कुंती हाथ मलते हुए बोलती है, चलो, कुछ नहीं तो 5 बहुओं के आने से 5 तरह के मीठे नए पकवान चखने को मिलेंगे। जैसे ही कुंती बहुओं के लाई खाने के बर्तन का ढक्कन हटाती है, वह हैरत अंगेज होकर कहती है, बेड़ा गर्क हो इन बहुओं का, 5 को मीठे में हलवे के सिवा और कुछ नहीं सूझा। इस पर 5 एक दूसरे पर बिगड़ते हुए बोलती हैं, तुम चारों को मेरी नकल करते शर्म नहीं आती? माँ जी, सबसे पहले हलवा मैंने बनाया। इन चारों ने जानबूझकर मुझे डाह की है। तुम चारों चांडाल ने मेरी नकलची की है। अरे मेरी नासपीटी नकारा बहुओं, इस हलवे के पीछे हाहाकार मचाने से कुछ नहीं होगा। सारा मसला तुम 5 की पसंद है। अच्छा, सो तो बदलने से रही माँ जी। सास के लाख समझाने के बावजूद 5 की पसंद में कोई बदलाव नहीं। कभी 5 एक ही कपड़े के पीछे सारा बाजार टटोलती, तो कभी एक ही पसंद का खाना पकाती, जिसे देख कुंती कहती है, तुम बहुएं आजकल अन्न की बहुत बर्बादी कर रही हो। कल 5 की 5 ने पाव भाजी बनाकर बड़ी तादाद में बर्बादी की है। देखो, तुम 5 को अपनी पसंद को बदलाव देने की जरूरत है। एक दूसरे की नकल करके तुम 5 का परिचय पिछड़ रहा है। देखिए प्रीतम जी, हम 5 को एक जैसी आदत पड़ चुकी है, जो बदलने से रही।
हमें एक जैसा दिखना ही पसंद है ना बहनों? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम चुप्पी साध लेता है। अगली सुबह उन पांचों को एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। तुमसे शादी महज मेरी भूल थी। मैं जा रहा हूँ। जब ये खत तुम पांचों तक पहुँचेगा मैं जा चुका हूँगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। इस खबर से पांचों बहुओं को बेहद पछतावा होता है। पति को खोने के बाद पांचों अपनी पसंद को पूरी तरह बदल देती हैं। अब प्रत्येक बहू अलग खाना बनाती, अलग पहरावा पहनती। इस बीच सप्ताह भर का पड़ाव पार हो जाता है। काश प्रीतम देख पाते कि हम पांचों बहुओं की पसंद बदल गई है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। प्रीतम को अपने सामने पाकर पांचों स्तब्ध हो जाती हैं। मगर आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। वो सब महज एक मिथ्या था। मगर क्यों? ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर मैं जाता नहीं तो तुम पांचों की पसंद में परिवर्तन नहीं आता। शुक्रिया माँ जी, आपकी बदौलत हम बहू अपनी पहचान से वाकिफ हुई। अब हमारी पसंद एक दूसरे से एकदम परे है। आखिरकार सास की सूझबूझ से उसकी पांचों बहुओं को बदलकर नया आयाम देती है। जिस प्रकार मनुष्य का परिचय उसका पुख्ता प्रमाण है, उसी प्रकार परिवर्तन जीवन का आधार है। बबलू अपनी सब्जी का ठेला लिए सड़क से गुजर ही रहा था कि एक कार वाला तेज स्पीड से टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे बबलू की आधी सब्जियां खराब हो जाती हैं और उसके पैर में काफी गहरी चोट आती है। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर घर ले जाते हैं। अपने बेटे की ये हालत देखकर सुधा कहती है, अरे बेटा क्या हुआ तुझे? तेरे पैरों में इतनी पट्टी क्यों बंधी है? अरे कोई तो बताओ। अरे जानवी जल्दी से पानी लेकर आ। आई माँ जी। माँ, आपको तो पता है अमीर लोग कैसे होते हैं। उन्हें गरीब लोगों का न ठेला दिखता है न उनका दिल, बस रौंदते हुए चले जाते हैं। तभी जानवी रसोई से पानी लाती है तो अपने पति की ये दशा देखकर उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और रोते हुए वो कहती है, बल्लू जी आपको क्या हुआ? किसने आपकी ये हालत की? नर्क में जाए वो इंसान। अपने आप को समझते क्या है? दूसरों को चोट पहुंचाकर भाग जाते हैं। जानवी अब छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे जो होना था सो हो गया। मेरे ठेले की आधी सब्जियां खराब हो गई। जो बची कुची हैं वो अंदर रख लो, हमारे काम आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं मंडी नहीं जा पाऊंगा बेचने। बेटा ऐसा मत कर। कुछ दिन की बात है तो फिर से चलने फिरने लगेगा तो काम भी करेगा। कुछ वक्त के लिए हम ही कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। कुछ दिन तक जानवी अपने पति का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर दवाई देती है और पैरों की मरहम पट्टी करती रहती है। और एक दिन कहती है, माँ जी हम कब तक ऐसे घर में रहेंगे? घर में अब गिने चुने पैसे ही बचे हैं जिससे हम गुजारा चला सकते हैं। आलू टमाटर की एक बोरी पड़ी है, क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों को बेचने चले? हाँ बहू, तूने ठीक कहा। माँ आप दोनों परेशान मत हो। ऐसे में मैं भी मंडी में जाकर बैठ जाऊंगा। बैठकर ही तो सब्जियां बेचनी है। नहीं बल्लू जी, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते आराम कीजिए। हम सास बहू मिलकर भी घर की देखभाल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बोला मेरी बहू ने। और तू घर पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर ही दोनों सास बहू अपने बेटे के ठेले पर सब्जियों को सजाकर मंडी के लिए निकल जाती हैं और बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, ताज़े टमाटर, ताज़े आलू ले लो 20 रुपए 30 रुपए किलो ले लो। आइए आइए, कहीं टमाटर खत्म ना हो जाए, जल्दी आकर सब्जी ले लीजिए। ये सब्जी कितने की दी है? दीदी 20 रुपए किलो। रहने दो, नहीं चाहिए। अरे बेटा ले लो, ताजे ताजे हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा दे रही हो। ऐसा कहकर वो ग्राहक चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, बस 4-5 ग्राहक ही उससे सब्जियां लेकर आते हैं। बाकी उनकी सब्जी ठेले पर बची ही रहती है। 4 दिन बीत जाते हैं, उन सास बहू की सब्जी कुछ खास नहीं बिकती। शाम को ठेला लिए जब वो वापस आती हैं तो सुधा की नजर पनवाड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, देख देख बहू, इस पनवाड़ी की दुकान पर कितनी भीड़ जमा है। और जिस रास्ते से आए हैं ना हम, उन दोनों पनवाड़ी की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी। आखिर ये ऐसा क्या बेचते हैं जो पनवाड़ियों पर इतनी भीड़ होती है? अरे माँ जी, आपको तो पता है आदमी लोग घर में एक दिन सब्जी लेकर जाएं या न जाएं, पर दिन में 2-3 बार गुटखा पान जरूर खाते हैं। गुटखा पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये भाई सब बिकता है इस पर, तो बिक्री तो होनी ही है। आइडिया,
बहू, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम भी इसी की दुकान लगा ले। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? छी छी छी, हम गुटखा तंबाकू थोड़े ना बेचेंगे। कितने सारे आदमी आते हैं खरीदने। ओहो बहू, मैंने तुझे बीड़ी तंबाकू सिगरेट बेचने को नहीं बोला। अरे हम तो पान बनाकर बेचेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। इसे भी तो बहुत सारे लोग खाते हैं। तो चल इसका सामान जुटा लेते हैं। हम गरीब लोगों के लिए इससे बेहतर आमदनी शायद ही किसी और से होगी। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम ऐसा पान बेचेंगे कि बच्ची, औरतें, बड़े बूढ़े सब खाएंगे। जैसे बच्चों के लिए चॉकलेट का पान, बड़ों के लिए फायर पान, औरतों के लिए मीठा पान, अलग अलग तरह का। अरे बहू, ये तो तूने सही फरमाया। इससे तो और लोग आएंगे, क्योंकि हमारे जैसा पान वहाँ कोई बेच नहीं पाएगा। दोनों सास बहू बबलू को पान बेचने का फैसला बताकर पान बेचने का सामान ले आती हैं। जो भी जरूरी चीज कत्था चूना चाहिए था, सब्जी के ठेले को ही वो पान बेचने का ठेला बना लेती हैं और दोनों सास बहू चौराहे पर जाकर पान बनाने लगती हैं और कहती हैं, आइए आइए, पान खाइए। मीठा पान, फायर पान, आइस पान, चेरी पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, चॉकलेट पान। हमारे यहाँ है अलग अलग तरह के पान। आओ आओ सभी लोग आओ, तरह तरह के पान खाओ। बेहद सस्ता है, 10 रुपए 10 रुपए। अरे बच्चों, चीज खाओगे? चॉकलेट वाला पान बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। जानवी की बात सुनकर 8 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ जा रहा था रुक जाता है और अपनी माँ से जिद करता है, माँ माँ, मुझे वो चॉकलेट पान खाना है। आंटी बोल रही हैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पान है। चलो ना माँ, खिला दो। अरे नहीं बेटा, पान गंदी चीज होती है, कुछ नहीं होता चॉकलेट पान। अरे बहन जी, ऐसे मत करिए, हमने खास बच्चों के लिए चॉकलेट पान बनाया है, उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप भी खाकर देख लीजिए। आपके लिए मैंगो पान और भी फ्लेवर के पान हैं, वो आपको जरूर पसंद आएंगे। हाँ बेटा, एक बार मौका तो दो। ठीक है, तो फिर खिला दीजिए। ये कहते ही जानवी उसे और उसके बच्चे को चॉकलेट पान बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही दोनों को बेहद पसंद आता है और वो एक और मांग कर खाती है। अरे माँ, वाह वाह, ये चॉकलेट पान तो बहुत अच्छा है। माँ, मुझे एक और चाहिए। अरे इस बार आप दूसरी फ्लेवर का पान देना, मेरे बच्चे को मैंगो और मुझे फायर पान। जी जरूर। इस तरह जानवी उन्हें और पान खिलाती है। इसी के बाद और लोग पान खाने आते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के पान बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आपका पान तो काफी लाजवाब है। खाने में ऐसा तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं खाया। ऐसा कीजिए, आप 6 पान अलग अलग तरह के बना दीजिए, मैं घर पर सबको खिलाऊंगी। अभी बनाती हूँ बेटा। सुधा उसके 6 पान बनाकर दे देती है। ये लीजिए पैसे। शुक्रिया बेटा, आते रहना। सुनिए, जरा मुझे फायर पान खिलाना। ये लीजिए आपका फायर पान। तभी मोहित फायर पान खाता है। उसे देखकर आसपास के लोग आकर्षित होकर और आते हैं और फायर पान की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। देखते ही देखते सास बहू की पान बेचने की दुकान जोर शोर से चल पड़ती है। 3 महीने कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। पैसे इतनी तेजी से आते हैं कि वो ठेले से एक दुकान बना लेती है, जहां वो पान बेचती हैं। रोज के सुबह से शाम तक 400 ग्राहक उससे पान खाया ही करते थे। तभी पान बनाते हुए जानवी कहती है, माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने शुरुआत इतने छोटे से की थी और देखते ही देखते आज इस बड़ी दुकान के हम मालिक हैं और अब तो उनके पैर भी ठीक हो रहे हैं। सही कहा बेटा तूने। कल मुझे कमला ने बताया कि उसका बेटा इतनी दूर से सिर्फ मेरे पान खाने आया है। वो बस अब आना ही वाला है। अरे सुधा आंटी नमस्ते। माँ से मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी। अब जल्दी से आप मुझे अपनी दुकान का फेमस पान खिला दीजिए। अभी खिलाती हूँ बेटा। ये कहते ही सुधा उसे 2 पान खिलाती है। खाते ही नमन कहता है, अरे वाह आंटी, सच में आप बहुत अच्छे बनाती हैं पान। वैसे आपको ये बेचने का ख्याल कैसे आया? बस बेटा, बल्लू की हालत ऐसी खराब हुई कि वो काम नहीं कर पाया, तो हम दोनों ने घर चलाने के बारे में सोच लिया और पान बेचने लगे। सही है आंटी, आप 10-12 पान बना दीजिए। मैं अपने दोस्तों को खिलाना चाहता हूँ और मेरे एक दोस्त की शादी है, तो उसकी शादी में आपको ऐसे ही पान रखना है। मैं आपको ऑर्डर दिलवा दूंगा। शुक्रिया बेटा, अभी बनाती हूँ। ये कहते ही जानवी उसे पान बनाकर दे देती है।
बात हैरानी की थी, लेकिन वक्त के साथ सास बहू पान बेचकर लाखों कमाते थे, जिससे उन्होंने धीरे धीरे अपना बड़ा सा घर बना लिया। साथ ही बेटे का नया कारोबार खुल जाता है और दोनों सास बहू अपनी दुकान पर पान बनाने के लिए 2 कारीगर भी रख देती हैं। अब सिर्फ वो मालकिन बनकर अपनी पान की दुकान पर बैठा करती थी। बारिश में बर्तन बेचने वाली प्रेग्नेंट औरत। सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपत्ति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊं। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये ढया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं, पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहां आती है। लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ। सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है, सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूँ मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है, मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा, इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कंपकपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी मात्रा में पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें नया आकार देकर बेचूंगी। अगली सुबह उठकर सुधा खिड़की से बाहर झांकती हुई कहती है, ये सावन भादों का दिन एकदम आफत मचाने को आता है। बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे इस बरसात में भीग कर ही भंगार की दुकान की दूरी तय करनी होगी। सुधा बारिश में भीगकर भंगार के यहाँ से नाकाम बर्तनों को खरीद कर आकर कहती है, भले ही ये बर्तन कबाड़ वालों के लिए नाकाम है, मगर मेरे खातिर ये बड़े काम आने वाली हैं। सुधा चूल्हे में पड़ी राख को निकालकर बर्तनों पर उड़ेलकर उन्हें साफ करती हुई कहती है, ये चूल्हे की राख इन बर्तनों के मैल को खाक कर देगी, क्योंकि इस राख में फास्फोरस के तत्व मौजूद हैं, जो इन बर्तनों के जिद्दी कालेपन को मिटाने में तेजाब का काम करेंगे।
वो बर्तनों को मांज धोकर नए सिरे से तैयार करती है, जिसके साथ बर्तन एकदम हीरे के जैसे चमक उठते हैं। फिर वो उन बर्तनों को बेचने गांव पहुंच जाती है। बर्तन ले लो, सस्ते टिकाऊ बर्तन ले लो। बर्तन बेचने की आवाज सुनकर सुरभि बाहर आकर कहती है, अरे ओ बर्तन वाली, जरा दिखाना तो कैसे कैसे बर्तन है तुम्हारे पास। सुधा उसके पास आकर बर्तन दिखाते हुए कहती है, ये देखो दीदी, ये तसले, ये प्यारी सी कढ़ाई और ये मजबूत पैंदे का पतीला। एक बार इन बर्तनों को खरीद लिया तो समझो सालों साल की छुट्टी। सुरभि उसकी बोली से संतुष्ट होकर बर्तनों को निहारते हुए कहती है, बर्तनों की जात देखकर तो बर्तन एकदम सही जान पड़ रहे हैं। बताओ फिर इन सारे बर्तनों का क्या मोल लगाओगी? जी सारे बर्तनों के 1000 रुपए दे दीजिए। अरे इतने सारे बर्तनों की कीमत बस 1000 रुपए? ठीक है, ये लो। जैसे ही पैसे लेकर सुधा घर की तरफ निकलती है, वो रास्ते में बरसात के बीच फिर घिर जाती है। न जाने आज ये बादल इतनी जिद्दी रुझान क्यों दिखा रहे हैं। सुधा बारिश में लिपटी घर पहुंचकर कामधाम निपटाती है। अब हर एक दिन वो पुराने बर्तन खरीद कर उन्हें नए करके बेचकर अपने अपंग पति और अपने भीतर पल रहे बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते वो गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम धरकर कहती है, 7वां महीना लग चुका है। ऐसे में अब मेरा ज्यादा भार उठाना मेरे बच्चे के खातिर खतरनाक हो सकता है। अगर मैं घर बैठ गई तो दाना पानी चलाना दूभर हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे तो जुड़ ही गए हैं जिससे मैं बर्तनों को ठेले पर बेचूं। बर्तन बेचकर जोड़े हुए पैसे से सुधा अब ठेले पर बर्तन बेचने लगती है। गांव के लोग अब उसी से बर्तन खरीदा करते थे। इस प्रकार सुधा का जीवन पटरी पर आने लगा था। कुल मिलाकर मेरे पास अब इतनी रकम जुड़ गई है जिससे कि मैं थोक में नए बर्तन खरीदकर उन्हें बेच सकूं। तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद सुधा अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने को पार करते हुए अंतिम महीने में कदम धरने के साथ बर्तन की दुकान की नींव रखती है, जहां सत्यनाथ नाम का पहला ग्राहक आता है। कहिए कौन सा बर्तन दिखाऊं? पीतल का, तांबे का, स्टील या एल्यूमिनियम का? अरे भाई, ब्याह में चढ़ाने वाला तांबे का सेट दिखाओ। सुधा एक सभी बर्तनों को दिखाती है। ग्राहक बर्तन खरीदकर उसे दाम चुकता करके चल देता है। तभी सुधा उसे रोक कर कहती है, भाई साहब, अगर किसी को शादी ब्याह के खातिर हांडी सेट की जरूरत लगे तो उन्हें इस बर्तन की दुकान का पता दे देना। यहाँ शादी ब्याह में भाड़े पर भी बर्तन उपलब्ध हैं। अच्छा जी, जरूर। महीने भर के भीतर सुधा के बर्तन की दुकान थोक दाम के चलते सुर्खियों में आ जाती है, जिससे अब हर दिन उसे खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खासा घर बनाकर साथ में अपने पति का भी भरसक इलाज कराती है। फिर वो एक बेटे को जन्म देती है और उसे अच्छी परवरिश के साथ बड़ा लिखाकर बड़ा करती है, जिसका पूरा श्रेय गर्भावस्था के मार झेलकर उन दिनों में किए गए सिर्फ उसके हाथों से बने बर्तन को जाता है। दोस्तों, किसी काम को सच्चे लगन के साथ करो तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है।